मेरा नाम सौरभ कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर है 9315309325। लास्ट वीडियो में मैं यही बताया था कि मेरे बच्चे को लेकर, तो मैं ऐसे सारे वीडियो में तो मेरे यही होते हैं कि मैं बच्चे को लेकर स्ट्रगल कर रहा हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, बच्चे से मिल नहीं पाता हूँ। और मैं सारे वीडियो ही इसी पर्पज़ से बनाता हूँ कि मैं आप लोगों तक अपने जो परेशानी जो मेरी चल रही है बच्चे को लेकर या अपने बेटे को लेकर, वो पहुँचा पाऊँ। और एक उम्मीद भी रहती है कि शायद कहीं से कुछ हेल्प भी मिल सकती है। खैर वो बात की बात है, अभी तक तो कोई वैसा हेल्प मुझे मिला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस चाहता हूँ कि मैं जो परेशानी झेल रहा हूँ अपने बच्चे को लेकर, 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वो सारी परेशानियों को मैं कैप्चर कर पाऊँ। और एटलीस्ट जब मेरा बेटा बड़ा हो तो वो ये सारे वीडियो देखे कि मैं उसके लिए कितना फ़ाइट किया हूँ और किस हद तक मैं कोशिश किया हूँ उसके साथ रहने का, उससे मिलने का, घूमने फिरने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेरे बच्चे की विजिटेशन को लेकर 23 सितंबर 2024 को एक डेट था। 23 सितंबर 2024 को मैं नॉर्मल यही सोच कर गया, मतलब एक बच्चे के विजिटेशन के लिए जो मेरी पिटीशन लगी हुई है सेक्शन 9 केस के अंदर में 26 HMA के अंदर, 26 HMA का एक पिटीशन लगा हुआ है बच्चे के विजिटेशन के लिए। तो इस पर सुनवाई होनी थी और एक ऑर्डर पास होना था। सुनवाई तो उसके पहले वाले डेट में हो चुकी थी, कोई ऑर्डर पास होना था। बहुत उम्मीद लेकर गया था कि 23 सितंबर 2024 को कुछ ऑर्डर पास होगा। तो स्टेटस तो जानने के बाद यही पता चला कि ऑर्डर स्टेटस ही है, लेकिन कोई ऑर्डर अभी तक पास नहीं हुआ है और मुझे 2-4 दिन और वेट करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ ऑर्डर तो आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्या ऑर्डर आएंगे, पर हाँ कुछ ऑर्डर तो आएंगे। पर इसके लिए मुझे अभी कुछ दिन और वेट करनी पड़ेगी। 23 तारीख को कुछ भी वैसा कुछ ऑर्डर का रिपोर्ट नहीं आया हुआ था, बस ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर पे ही था। और जज ने भी, फीमेल जज हैं, पहले किसी मेल जज के पास था मेरा ये एप्लीकेशन, बाद में वो ट्रांसफ़र होकर किसी फीमेल जज के पास आया है। तो उनके सामने भी बात रखा गया तो उन्होंने यही कहा कि अब वेट कीजिए ऑर्डर का। एज़ यूजुअल फिर वेट ही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। इसके बाद की इंसिडेंट कुछ ऐसी हुई जो बहुत अजीब लगता है। 23 सितंबर 2024 को कोर्ट की कार्रवाई ख़त्म हुई। उसके बाद मैं वकील से मिला और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह कोर्ट का जो गेट है उससे बाहर निकल के ऑटो रिक्शा के लिए बढ़ा। कोर्ट से निकलते ही थोड़ी दूर में ही दाएं साइड में जाने के बाद 2 लड़के अचानक से आए और मुझे रोक लिए। और इतने में मैं क्या कुछ सोच पाता, समझ पाता कि पीछे से मेरी पत्नी मेघा कंदवे और उसकी बड़ी बहन जो गिरिडीह में रहती है पल्लवी कंदवे, दोनों आई। क्योंकि जिस दिन डेट पड़ा हुआ था 23 सितंबर 2024 को, नॉर्मली तो ऐसे मेरी पत्नी अकेली ही आती है कोर्ट के डेट में, पर 23 सितंबर 2024 को उसकी बड़ी बहन जो गिरिडीह में रहती है पल्लवी कंदवे, वो भी स्पेशली आई हुई थी। तो मुझे लगा कि मे बी यहाँ आई होगी तो आ गई होगी, लेकिन प्लानिंग तो कुछ और था।
चल तो कुछ और रहा था। जैसे ही मैं कोर्ट के गेट से बाहर निकला, 2 लड़के ने मुझे रोक लिया और उसके बाद तुरंत पीछे से मेरी पत्नी और उसकी बड़ी बहन पल्लवी कंधवे आई और मेरे साथ गाली गलौज करने के साथ साथ बहसबाजी करते हुए एक गले में मेरा सोने का चेन था, जो करीबन मान के चलिए कि बहुत बहुत पहले मैं लिया था, जो करीबन वही 30,000 के आसपास होगा जब मैं लिया था उस समय। तो और एक और शर्ट पहना हुआ था मैं उस दिन, जिसमें जैसे ये सामने पॉकेट है ना, ऐसे पॉकेट था। तो उसमें करीबन मान के चलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, 2,000 रुपये उसमें पड़े हुए थे मेरे। तो बस गाली गलौज करते हुए और बहसबाजी करते हुए मेरे गले का चेन को छीन लिया गया, क्योंकि 4 लोग थे, 2 लड़के थे। उन लोग को तो मैं जानता नहीं था कौन था क्या था, पहली बार ही देख रहा था। और बाकी मेरी पत्नी थी मेघा कंधवे और पल्लवी कंधवे उसकी बड़ी बहन। गाली गलौज करते हुए मुझे धमकी देना शुरू कर दी कि रांची छोड़कर निकल जाओ। अभी तो यहाँ से 1 महीने के लिए जेल भेजे हैं सिर्फ, क्योंकि मैं तो बताया था ना कि मेरी पत्नी उल्टा सीधा FIR करके मुझे 1 महीने का जेल का भी चक्कर लगाई है। मैं ऑलमोस्ट 27 दिन जेल में रहा हूँ, तो 1 महीने के करीब मुझे जेल का भी चक्कर लगा कर आई है, बिना किसी गलती के, बिना कुछ किए। बस गलती क्या था, मेरा वही बच्चे से मिलने के लिए जाता था, तो उल्टा सीधा FIR करके मुझे जेल भेजी थी। तो वही गाली गलौज करते हुए मुझे धमकी दिया गया कि अभी तो 1 महीने के लिए जेल भेजे हैं, रांची अगर नहीं छोड़ोगे, मतलब रांची नहीं छोड़ोगे मतलब मेरा घर, मेरे मम्मी पापा तो गोमिया में रहते हैं और ऐसे मेरा अपना घर नोएडा में है। तो उसका सीधा कहना था कि रांची छोड़ दो, रांची अगर नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको जान से मरवा देंगे। सीधा सीधा धमकी यही था कि अभी तो हम तुमको 1 महीने के लिए जेल भेजे हैं, अब अगर रांची नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको जान से मरवा देंगे। और यही धमकी देते हुए मेरे गले का जो सोने का चेन था उसको छीन ली और सामने की पॉकेट को फाड़ते हुए वो जो 2,000 रुपये थे वो ले लिया। मतलब ये सारा इंसिडेंट इतना जल्दी, इतना फास्ट हुआ, मतलब कुछ मिनट्स ही हुए होंगे ये सारे इंसिडेंट हुए। और फिर वो अचानक से अपना ऑटो पकड़कर निकल गई। मुझे लगा पता नहीं क्या है, पता नहीं जानवर से मारने का तो प्लानिंग तो नहीं करके आई है। मतलब मैं एकदम से मतलब वो हो गया कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अकेले ही, नॉर्मली तो कोर्ट में अकेले ही जाता हूँ और मैं यहाँ रांची में किसी को ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। मतलब ज़्यादा क्या, मतलब नहीं जानता हूँ मैं किसी को, तो कोर्ट भी अकेले ही जाता हूँ। और वो यहाँ के लोकल रहती हैं, यहीं अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ है, तो बहुत सारे लोगों से जान पहचान है। और ये पहली बार नहीं था जो मुझे धमकी दिया गया है, ये पहले भी, कुछ महीने पहले भी जब मैं बच्चे से मिलने के लिए उसके घर जाता था, तो उस समय उसके कॉलोनी का ही कोई केबल ऑपरेटर है शिव कुमार करके, उसका नाम मुझे पता है, उसका नंबर भी मेरे पास मोबाइल में होगा फिट, कि वो मुझे मिसगाइड किया था कि मैं ह्यूमन राइट्स से हूँ, मतलब शिव कुमार वो ह्यूमन राइट्स से है और वो मुझे बच्चे से मिलवाने में मेरी हेल्प करेगा। तो कुछ महीने पहले भी मैं उसके घर पे जब गया था तो मुझे वो धमकी दी थी, मेरी पत्नी तो धमकी दी थी, और साथ में जो शिव कुमार था उसके घर के बाहर, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का सदस्य बोलता था, वो ह्यूमन राइट्स का सदस्य तो कुछ नहीं था, बाद में पता चला था कि वो केबल ऑपरेटर है, जो मुझे ओपनली उसके घर के बाहर ही धमकी दिया था कि अगर कोकर में या आसपास में, कोकर में आसपास में कहीं दिखते हो अगर, तो 4-5 लोगों से हम तुमको पकड़वा के उल्टा करवा के नंगा मारेंगे, इस टाइप का धमकी था। तो ये धमकी के बाद मैं अपने वकील से भी मिला था और उसका एक रिटन एप्लीकेशन, मतलब कंप्लेंट कह सकते हैं, मैं सदर थाना में भी दिया था कुछ महीने पहले, जेल जाने से पहले की बात है। लेकिन उस पर सदर थाना की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं की गई थी। मैं लड़के का
फ़ोटो भी दिखाया था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में एक फ़ोटो भी खींचा था, हल्का सा धुंधला सा एक फ़ोटो भी खींच आया था, पर क्लियर चेहरा दिख रहा था। उसका मोबाइल नंबर भी था मेरे पास, क्योंकि फ़ोन में भी मेरी बात हुई थी उससे। और वो मुझे बोला भी था कि तुम आकर मेरे से मिलो और मैं तुम्हारे बच्चे का मिलने का सॉल्यूशन समाधान निकाल दूंगा, ह्यूमन राइट्स से हूँ। तो मैं भी, मुझे लगा कि ठीक है मिलता हूँ। मैं उसके घर के बाहर गया, नॉर्मली मिला और अपने आप को ह्यूमन राइट्स का सदस्य बताया। बाद में पता चला कि वो केबल ऑपरेटर है। और जैसे मैं उस दिन गया था, खुद ही बोला था, पता है क्या चला, वो खुद ही उस दिन बोला था। पहले तो ह्यूमन राइट्स का सदस्य बोला था, क्योंकि जब मेरे पास जब फ़ोन वोन आई थी और जब मैं फ़ोन पर बात किया था तो वो ह्यूमन राइट्स के सदस्य बताया था अपने आप को। और बाद में जब मैं गया था तो अपने आप को केबल ऑपरेटर बताया था। तो इस तरह से मुझे पहले भी धमकी दी गई है और मुझे 4-5 लोगों से पकड़वा कर उल्टा करके नंगा मरवाने का धमकी भी दिया गया था, जिसका मैं एक रिटन कंप्लेंट भी दिया था सदर थाना में। लेकिन सदर थाना की तरफ से कोई एक्शन ही नहीं लिया गया था, क्योंकि नॉर्मली वही होता है कि लड़कों का कोई सुनता उनता है नहीं। फैक्ट यही है, इंडिया का कानून ऐसा है कि लड़कों को कोई सुनता उनता कुछ नहीं है। अब खैर मुझे धीरे धीरे आइडिया होता जा रहा है। तो इंडिया का कानून ऐसा है कि लड़का कोई सुनता है नहीं। मैंने कंप्लेंट दिया, बोला भी कि इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, ऐसा ऐसा मुझे धमकी दिया गया है, लेकिन कोई कुछ किया नहीं, कुछ हुआ कुछ नहीं था। और फिर ये सेकेंड टाइम है। फिर मैं उसके बाद तो जेल भी गया था मैं। फिर जेल से निकलने के बाद फिर वो कोर्ट का डेट था। कोर्ट का डेट 23 सितंबर 2024 का था। उसी के दिन बाहर में ये सारे इंसिडेंट में थे, जिसमें चेन तो मेरा सोने का जो चेन था 30,000 का, वो तो मेरी पत्नी और उसकी बड़ी बहन पल्लवी कंद, वो तो छीनी थी। 2,000 रुपये तो मेरी जेब से निकाली थी। और इतना करते करते ही, मतलब गाली गलौज करते हुए मेरे सर पर पत्थर भी मारी थी। ये देख रहे होंगे आप, ये जो चोट का निशान, पहले की वीडियो में नहीं होगा, पर ये ये जो है ना चोट का निशान, ये जो सर पे मेरा जो चोट का निशान दिख रहा होगा, तो ये इस पे पत्थर मारा गया है। मतलब एक बड़ा सा पत्थर था, जो धारीदार टाइप का पत्थर था, और उससे मेरे सर पर मारा गया है, जिससे अभी तो ये काफ़ी हद तक ये सर मेरा सेट हो चुका है। ये काफ़ी हद तक मेरा सर सेट हो चुका है। लेकिन जिस दिन ये पत्थर मारा गया था मुझे, मेरी पत्नी और उसकी बड़ी बहन पल्लवी कंदवे की तरफ से, तो ये पूरा सूजा हुआ था। मतलब जैसे होता है ना कि चोट लगता है तो कैसे फूल जाता है, तो ये पूरा एकदम सूजा हुआ था, अच्छा सूजा हुआ था। और हम्म, और कट का निशान तो था ही, लेकिन अभी सूखने के बाद अभी तो सूजा, अभी तो हो गए, काफ़ी दिन हो गए। मतलब 23 तारीख का इंसिडेंट है, तो अभी तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4-5 दिन हो चुके हैं। तो अभी तो काफ़ी हद तक ये सेट हो गया है, लेकिन वही है कि ये दाग अभी दिख रहे होंगे। और इसके साथ साथ नाखून वाखून से भी लगा था। ये जो है ना, एक मिनट, ये हाथ में, ये हाथ में नाखून से का निशान है। ये नाखून से लगा था, और दूसरे वाले हाथ में भी है। ये एक मिनट, ये दिख रहा होगा, ये मतलब दोनों हाथ में नाखून का निशान है। नाखून से नोचा गया था, बहसबाजी हुई थी, और पत्थर से सर पे मारा गया था। तो ये सारे इंसिडेंट के बाद मैं तुरंत अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करने के बाद पुलिस को दोबारा से मैं सारा इन्फॉर्म भी किया हूँ। इस पर भी अभी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि देखिए मेरे साथ जब धमकी मुझे दिया गया था तो उस समय भी मैं सदर थाना गया था और वहाँ पर अपना कंप्लेंट दिया था, पर बस कंप्लेंट ही हुआ था और कुछ हुआ नहीं था, और उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया था। इस बार उससे बड़ा कुछ इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ। तो फिर से मैं जिस एरिया का थाना पड़ता है, क्योंकि ये कचहरी में मेरा हुआ था, कोर्ट कचहरी में पड़ता है, तो वो
एरिया जिस थाना के अंदर आता है वहाँ पर मैं इस चीज़ का फिर से मतलब इसकी कार्रवाई चल रही है। बाकी देखता हूँ इस पर क्या एक्शन लिया जाता है ना। और ये तो हुआ खैर, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि रांची में तो मैं रह रहा हूँ, पर मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि मुझे किस किस दिन मेरे साथ क्या हो जाए, मुझे मतलब पता नहीं होता है। कभी कोई धमकी देकर चला जाता है, कभी रास्ता रोक लिया जाता है, दो लड़के आकर रास्ता रोक लेते हैं, पीछे से मेरी पत्नी और उसकी बड़ी बहन आके इस टाइप का कांड कर देती है। तो ये सब चल ही रहा है, बस इसीलिए कि मुझे किसी तरह से रांची वांची से निकाल दिया जाए, और फिर जो बच्चा बच्चा करके जो इशू चल रही हैं वो ख़त्म हो जाए। बस यही मोटिव यही है पूरे परिवार का, मेरे ससुराल के साइड के पूरे परिवार का मोटिव तो यही है। पर अब ये सब से कुछ होना जाना है नहीं, ये सब से ना मुझे डर लगता है और ना कुछ होना जाना है। बस मेरा एक मोटिव है कि मैं अपने बच्चे के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, और वो फ़ाइट मेरी कंटिन्यू रहेगी, और उसके लिए देखता हूँ क्या क्या सहना पड़ता है और क्या क्या होता है। ये तो हो गई निगेटिव बातें। एक पॉजिटिव चीज़ भी हुई है। 23 तारीख को जो ऑर्डर पास होना था, 23 तारीख को तो ऑर्डर पास नहीं हुआ था चाइल्ड विजिटेशन का, लेकिन वही 3-4 दिन के बाद आज क्या डेट हो गया है, आज 28 तारीख है, हाँ कल 27 सितंबर 2024 को ही मुझे पता चला एडवोकेट की तरफ से ही कि विजिटेशन का कोई ऑर्डर पास हुआ है। और फिर 27 सितंबर 2024 को मैं कल कोर्ट भी गया कि देखने के लिए कि क्या ऑर्डर पास हुआ है, क्योंकि बहुत एक्साइटेड भी था और बहुत डरा हुआ भी था। मैं एक्साइटेड ये था कि शायद कुछ पॉजिटिव ऑर्डर पास होगा ये सोचकर, और डरा हुआ ये सोचकर था कि कहीं कुछ उटपटांग ऑर्डर ना पास हो जाए। एक्साइटमेंट का रीज़न था कि शायद पॉजिटिव ऑर्डर पास होगा और कुछ अच्छा ऑर्डर पास होगा, और डरा हुआ इसलिए था कि कहीं कुछ निगेटिव ऑर्डर ना पास हो जाए ये सोचकर। तो खैर अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, कुछ तो अच्छी चीज़ें हुई हैं। बाकी देखता हूँ अब उस ऑर्डर को लेकर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या अब स्मूथ सब कुछ चलता है। ऑर्डर ये पास हुआ है कि अभी तो ऑर्डर की मेरे पास कॉपी नहीं है, क्योंकि उसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, वो एक आध सप्ताह के अंदर मेरे पास आ जाएगा। लेकिन जो ऑर्डर मैं चेक किया था, मेरे वकील जब गए थे तो जो ऑर्डर चेक किए थे वो, और जो मुझे बताया गया है और जो मैं देखा भी था, उसमें यही था कि मैं अपने बच्चे से मंथ में एक बार मिल सकता हूँ, और वो भी सैटरडे या संडे के दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए। सुनने में अजीब लगा होगा, आप लोग को भी सुनने में अजीब लगा होगा कि मेरा ही बेटा है और मैं ही पैदा किया हूँ, और मुझे अपने ही बेटे से मिलने के लिए क्या दिया कोर्ट ने। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मंथ में एक बार मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए, सैटरडे या संडे का दिन होना चाहिए, और वो भी मेरी पत्नी के अनुसार जहाँ वो चाहेगी, ऐसा कुछ था। मतलब एग्जैक्ट तो आएगा तो मैं पढ़ूंगा, पर जहाँ तक मैं चेक किया था ऐसा ही कुछ था कि वो जहाँ चाहेगी उसके अनुसार ही 1 से 2 घंटे के लिए बस महीने में मिलने दिया जाएगा।
और सैटरडे संडे का दिन होगा। बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ना कि बहुत उटपटांग ऑर्डर है और मुझे बहुत अजीब लगा। और उसमें भी जो प्लेस होगा वो मेरी वाइफ पे डिसाइड करेगी कि कहाँ पर मिलना है, किस जगह में मिलना है, घर पर मिलना है, बाहर मिलना है, कहाँ मिलना है, ये प्लेस मेरी वाइफ डिसाइड करेगी। मतलब एक लीगल तरीके से उसमें लिखा हुआ था कि मतलब अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता। मतलब इस तरह से नहीं लिखा हुआ था कि मेरी वाइफ डिसाइड करेगी, मतलब एक लीगल वे में लीगल स्टेटमेंट लिखा हुआ था जिसका मीनिंग यही आ रहा था कि जहाँ तक मैं समझ पाया था कि मेरी वाइफ ही डिसाइड करेगी कहाँ पर मिलना है। और साथ में इसके साथ ये भी था कि मैं अपने बच्चे से वीडियो कॉल के थ्रू भी बात कर सकता हूँ, सप्ताह में 2 दिन, आधा से 1 घंटे के लिए, दैट्स इट। मतलब वीक में 2 दिन मैं अपने बच्चे से वीडियो कॉल के थ्रू भी बात कर सकता हूँ, आधे से 1 घंटे के लिए। ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं था, बस ये लिखा हुआ था। अब ये मैं मतलब पढ़ा था उस समय, हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि मैं 100% एग्जैक्ट ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है, आई नहीं है सर्टिफाइड कॉपी। लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि मैं 100% यही था जो मैं बता रहा हूँ। कुछ चेंजेस होगा तो फिर देखते हैं उस समय। अगर मुझे कुछ पढ़ने में गलती हुई होगी या देखने में कुछ गलती हुई होगी या मेरे वकील को पढ़ने में देखने में कुछ गलती हुई होगी तो वो एग्जैक्ट जब सर्टिफाइड कॉपी आएगा तो पता चल जाएगा कि उसमें मतलब क्या है क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो मैं बोला हूँ वही है उसमें लिखा हुआ। बाकी ये बहुत अजीब बात है कि एक इंसान जो बच्चे के लिए इतना फ़ाइट कर रहा है, अपने बच्चे के कारण ही अपना नोएडा का घर छोड़कर सिर्फ रांची में रह रहा है। ये सारी चीज़ें पिटीशन में लिखा था मैंने, और पिटीशन में मैंने अपने बच्चे का टेम्पररी कस्टडी मांगा था और डेली का विजिटेशन मांगा था, डेली का वीडियो कॉल मांगा था। लेकिन और साथ में ये भी था कि मैं लोकल ही रह रहा हूँ। लेकिन अब बहुत ही बायस्ड कानून है इंडिया का, लड़कों के फेवर में चीज़ें बहुत कम हैं और ये भी जो चीज़ें जो हाथ लगी हैं बहुत मुश्किल से हाथ लगी हैं। बाकी देखता हूँ अब जो ये ऑर्डर पास हुआ है इस पे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि लाइफ क्या चल रहा है, मेरा लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ, बताया ही हूँ ऑलरेडी, इस वीडियो में ही बताया हूँ और पहले के भी सारी वीडियो में बताता रहता हूँ कि लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं या बच्चे को लेकर या उसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है या ऐसे ऐसे चोट के निशान भी सहने पड़ रहे हैं। लेकिन खैर अब एक ऑर्डर तो पास हुआ है, कुछ ना से कुछ होना या कुछ हासिल होना भी बहुत बड़ी बात है। अब बस देखना ये है कि जो ऑर्डर पास हुआ है ये स्मूथ तरीके से चलता है या इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। क्योंकि सीधा सा बात है, देखिए जो मेरे लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रही है या जो जिस चीज़ के कारण मैं जेल गया हूँ वो सब के पीछे का रीज़न यही है कि मेरी पत्नी बच्चे से मिलने को लेकर बहुत ऑब्जेक्शन कर रही है, ठीक है। और मेरे पत्नी और पूरे ससुराल वाले भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि मैं रांची वाची से छोड़कर निकल जाऊं।
और बच्चे बच्चे से मिलूँ नहीं, या उसके लिए जो मेरी, क्योंकि सीधा सा बात है कि मैं रांची में रहता हूँ, तो मैं अपने बच्चे के लिए जिस तरीके से फ़ाइट कर पाता हूँ, मेरे माइंड में है कि मैं अपने बच्चे के लिए जिस तरीके से फ़ाइट कर पाता हूँ, शायद मैं रांची छोड़कर नोएडा चला जाऊँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ये मेरा अपना सोच है, क्योंकि बार बार नोएडा से वहाँ से आना, हर डेट पर आना, या मतलब फ़ाइट करना, क्योंकि बहुत कोर्ट कचहरी का बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो वही है, मुझे लगता है कि नहीं, मैं अगर लोकल रह रहा हूँ तो बच्चे के लिए फ़ाइट करना इजी है। और अभी जैसे कुछ ऑर्डर पास हुआ है तो इस ऑर्डर को भी अभी देखना है कि कैसे क्या होता है, क्योंकि सारा सारा जो सियापा चल रहा है ये तो बच्चे को लेकर चल रहा है, मेरे बेटे को लेकर चल रहा है, जिसका नाम त्रिशान कुमार है। त्रिशान कुमार के लिए ही ये सारा फाइट है और ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और मेरे ससुराल के वालों की तरफ से, सबकी तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट किया है, पर मैं उसका एक मूल कारण मेरा बेटा ही है। लेकिन वही है कि अब ऑर्डर तो पास हुआ है, बस अब देखना है कि अब क्या रहता है, क्योंकि अब एग्जैक्ट तो बताया नहीं जा सकता ना। कोर्ट ने ऑर्डर तो पास कर दिया है, बस अब देखना है कि अब ऑर्डर स्मूथ तरीके से चलता है या उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्या आते हैं। तो अब वो आगे देखता हूँ, तो उसके हिसाब से फिर मैं आगे बताऊँगा। लेकिन हाँ, एक बात तो क्लियर है कि जो ऑर्डर पास हुआ है कोर्ट की तरफ से, उससे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और देखता हूँ आगे अब क्या करना है। फ़िलहाल कुछ नहीं से कुछ तो हाथ आया है। एटलीस्ट अगर सब कुछ सही चलता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट मैं बच्चे से मैं महीने में एक बार 1-2 घंटे के लिए मिल पाऊँगा। और वीकली बेसिस पर 2-2 बार आधा से 1 घंटा जो भी टाइम लिमिट है मैं उससे बात कर पाऊँगा। तो वो मुझे याद रखेगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही है कि मेरा बेटा मुझे भूले नहीं, वो पहचाने मुझे कि हाँ, मैं उसका फादर हूँ और मैं इस दुनिया में हूँ, जीवित हूँ। क्योंकि लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा बाप नहीं है, मर गया। बहुत कुछ बोलते हैं ना बच्चे को। अगर उस बच्चे से जो 3-3.5 साल का बेटा है, अगर उसको कुछ ना बोला जाए तो ससुराल वाले बहुत कुछ बोलते हैं, भाई तुम्हारा बाप नहीं है, मर गया है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट, चलो नहीं, मैं चाहता तो हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ पूरा टाइम स्पेंड करूँ, उसके साथ रहूँ, घूमूँ फिरूँ, खेलूँ कूदूँ, खाऊँ पीऊँ, हर चीज़ वो करूँ जो एक बाप बच्चे के साथ करता है। और बच्चा भी वो हर चीज़ करे जो अपने मतलब एक बच्चा जो बाप के साथ करता है, वो मेरा बेटा भी करे। चाहता तो मैं ये हूँ, पर फिर भी अब जो चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में, अब वो चीज़ पॉसिबल तो है नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत रोया धोया भी हूँ, बहुत कुछ किया भी हूँ, बहुत क्या बोलता हूँ, बहुत मेंटली भी डिस्टर्ब रहा हूँ, अभी भी डिस्टर्ब रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, पास्ट में बहुत ज़्यादा रहा हूँ। बस ये है कि एटलीस्ट अब ये है कि अगर मैं बेटा से बिना किसी ऑब्स्टेकल के अगर मैं उससे मिल पाता हूँ और सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता है, तो एटलीस्ट वो उसे पता रहेगा कि मैं उसका फादर हूँ। और उससे फ़ोन वोन में कांटेक्ट होता रहेगा, और मंथली बेसिस पर मैं 1-2 घंटे के लिए उससे मिलता भी रहूँगा। बाकी इस ऑर्डर पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अब इससे अब मेरे पास और क्या बेटर ऑप्शन है, अब क्या और कर सकता हूँ कि मुझे कुछ और बेनिफिट मिले अपने बच्चे को लेकर। क्योंकि फ़ाइट तो अभी ख़त्म थोड़ी ना हुई है, फ़ाइट अभी चल रही है। ये तो बस एक शुरुआत है जिसमें मुझे पहला एक सक्सेस मिला है। बाकी अब ये सक्सेस भी जो है बहुत थोड़ा है, इतना सा है, इतना सा सक्सेस है, कुछ नहीं से तो बेटर है। बाकी अब इसको देखना है कि इतना को इतना कैसे करना है। बाकी अब ठीक है, अब और क्या बोलूँ मैं। देखता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो अगर मैं जब बनाता हूँ तो उस समय एक तो ऑर्डर रिपोर्ट भी मेरे पास आ जाएगा 1 आध सप्ताह के अंदर। तो अगर ऑर्डर रिपोर्ट में हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों तो फिर मैं डिस्कस करूँगा। अगर कुछ चेंजेस हुआ, अगर मुझे कुछ दिखा चेंजेस, तो मैं डिस्कस करूँगा। इन केस अगर जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा ही है जो मैं बोला हूँ,
तो फिर उस पर और डिस्कस करने का मतलब बनता नहीं है। बाकी ऑर्डर को लेकर अब कैसा रहता है बच्चे से मिलना, उससे फ़ोन पे बात करना, बात कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, या उससे मिल रहा हूँ, कितना मिल पा रहा हूँ, कैसे मिल पा रहा हूँ, मतलब एक तरह से क्या चलता है अब ऑर्डर पास होने के बाद, किस तरीके से स्मूथ चीज़ें चलती हैं या उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है, वो सारी चीज़ें अब देखता हूँ। मैं भी थोड़ा टाइम अपने आप को दे रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। और उम, अभी तक तो फ़िलहाल मतलब 23 का था, आज 28 तारीख हो गया, मतलब 24, 25, 26, 28, 5 दिन तो ऑर्डर पास नहीं, ऑर्डर पास में 5 दिन नहीं हुआ है। 23 तारीख का डेट था, सॉरी। कल 27 था ना, 1 मिनट, हाँ कल 27 तारीख का था। तो ये शायद कल तो 27 को तो मैं देखा हूँ, ये ऑर्डर भी शायद 27 को ही पास हुआ या उसके 1-2 दिन पहले हुआ होगा, क्योंकि 23 को डेट था, उस दिन तो कुछ भी नहीं था। और कल 27 को मैं ऑर्डर देखा हूँ, तो हो सकता है कि उसके 1-2 दिन पहले ऑर्डर पास हुआ होगा। 24-25 के डेट में ऐसे कुछ होगा। तो कल ऐसे, खैर कल मेरे पास ये नॉलेज में आया है चीज़ें। तो अभी तक तो नंबर मेरा ब्लॉक ही रखा गया है। मेरी पत्नी मेरा नंबर को अनब्लॉक नहीं की है, और किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन अभी भी नहीं है, क्योंकि उसके नॉलेज में जा चुका होगा कि हाँ ऑर्डर पास हुआ है। जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उसके वकील के थ्रू भी उसको भी इन्फॉर्मेशन जा चुका होगा कि हाँ ऐसा ऐसा ऑर्डर आया है। लेकिन अभी तक मेरा नंबर को ब्लॉक ही रखा गया है, और अभी तक कोई कांटेक्ट वगैरह हुआ नहीं है, किसी तरह से फ़ोन वोन में भी कोई बात बात हुई नहीं है। तो बाकी देखता हूँ कुछ दिन में कैसे क्या रहता है, और कैसा क्या चल रहा है, बाकी फिर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मुझे कहीं से कुछ और हेल्प मिल सकता है तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। नंबर तो मैं बताया हूँ अपना, और हर वीडियो में बताता हूँ। अगर कहीं से कुछ बच्चे से रिलेटेड मुझे और ज़्यादा हेल्प मिल सकता है तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अपने साइड से तो मैं अ, जो हो सकता है 100% दे रहा हूँ। ठीक है, ओके।